सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। गुण संधि का प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है और गुण संधि के अंतर्गत रिवर्णे अर जो सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा होने वाला जो अर आदेश है, उसके बाद के कार्य को करने के लिए हमारे बीच में एक नया विशेष सूत्र आया है। तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी। उस स्क्रीन पर सीडीटी साधया 33 नंबर का सूत्र है। उसके नीचे लिखा हुआ है ऋण ऋणम। 33 नंबर के सूत्र के नीचे लिखा हुआ है ऋण ऋणम। ये आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। प्राधन ऋणम, प्राधन ऋणम, उत्तम धन, बसन धन ऋणम, वत्सतर धन ऋणम और कंबल धन ऋणम, 10 धन ऋणम। इन शब्दों को आपने लिखा है, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। ऋण धन ऋणम, प्राधन ऋणम, बसन धन ऋणम, वत्सतर धन ऋणम, कंबल धन ऋणम, 10 धन ऋणम। ये प्रयोग जो आपके हाईलाइट हो रहे हैं, उन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। सीडीटी साधया का अभी कोई विभाग नहीं है, उसका प्रयोग हम आगे कल कर चुके हैं कि कौन कौन से सेट कहलाते हैं और कौन से सेट भिन्न कहलाते हैं। तो आपने ऋण का ऋणम को सभी जो शब्द 6 आपने लिखे हैं, उन 6 शब्दों का अनतिक्रम किया जाता है। अनतिक्रम करने का मतलब है ऋण में से आ बाहर निकालना है, प्रा में से आ बाहर निकालना है, वसन में से ना में से आ बाहर निकालना है, वत्सतर में से रा में से आ बाहर निकालना है और कम्मल में से ला में से आ बाहर निकालना है और 10 में से आ बाहर निकालना है। यानी कि ऋण धन आ धन ऋणम, प्रा धन आ धन ऋणम, वसन धन आ धन ऋणम, वत्सतर धन आ धन ऋणम, कम्बल धन आ धन ऋणम, 10 धन आ धन ऋणम। तो जो इनमें रहने वाला अंतिम जो स्वर है, उसको निकालकर जब बाहर आपने रखा तो सबसे पहला सूत्र लगा रिवर्णे अर। रिवर्णे अर कहता है कि अवर्ण के सामने रिवर्ण के होने पर रिवर्ण का लोप होता है और आ का अर होता है। तो अर आदेश कर दीजिए 6 स्थानों पर। जब आपने अर आदेश कर दिया तो ऋणर ऋणम, प्रर प्र अर ऋणम और बसन अर धन ऋणम, पत्तर अर धनणम, कंबल धन अर धन ऋणम, 10 धन अर धन ऋणम। ये हमारी स्थिति बन गई है। अब यहाँ पर पंडित जी जो एक बार हमने वापस बताइए ना, एक बार वापस बता दीजिए ना जिन शब्दों को एग्जाम्पल। इन शब्दों को हमने अतिक्रम किया है, वे शब्द हमारे सामने हैं। ऋण धन ऋणम। तो यहाँ पर जो हाँ 23 नंबर का सूत्र लगता है अनतिक्रम्यन विश्लेषित। तो ऋण में रहने वाला जो आ है उसको निकाल के हम बाहर रखेंगे पंडित और जी जो आप ऋण ए का बोल रहे हैं या आ बोल रहे हैं? ए है या आ है? वो आप क्या है कि राजस्थान में उसको ए बोलते हैं, अन्य अच्छा प्रांतों में जो मन में आता है वो बोलते हैं, लेकिन वो ए अच्छा नहीं है, वो वास्तव में अच्छा। आ है। राजस्थान में जयपुर के आसपास के लोग उसको ए हाँ बोलते हैं। जब उच्चारण हाँ। करते हैं तो वो ए करते हैं, तो ए नहीं है, आ है। अच्छा। क्योंकि जो स्वर हमने 14 सीखे हैं, उन 14 हाँ स्वरों में सबसे पहले आता है आ, फिर आता हाँ। है ई, फिर आता है ऊ, फिर आता है रिरी, फिर आता है लिरी, फिर आता है ए। तो उस ए को हम्म। आप के उच्चारण में ए बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं, कहाँ से ये परिपाटी चली आई, उसके इतिहास की खोज चल रही है। तो यहाँ ऋणम में जो आ है, उसको आ को निकालकर बाहर रखा जा रहा है। यद्यपि वो छोटा आ है तो धीरे से बोलने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऋण
हलंत हो गया, माने कि व्यंजन है वो। अब उसके में से जो आ था वही आ बाहर निकलेगा, तो जयपुर के आसपास के लोग उस आ को ए बोलते हैं। दिक्कत ये जाती है, इसलिए आपको दिक्कत जो जा रही है कि मैं आ बोलूं कि ए बोलूं। अब मैं जयपुर हाँ। राजस्थान हूं नहीं कि मैं ए आपकी हम्म, तरह बोलूं। जो उसका हम्म। अक्षर है, जो उच्चारण स्थान है, वही बोला जाता है। तो यहाँ पर तो ये ए जो है वो ऐनक वाला है ना, मतलब आप उसको ऐनक वाला ही ए बोल रहे हो ना, ए से ऐनक वाला। ऐनक वाला ए रहता है, जिसको राजस्थान के लोग आकार वाला, जो अनार वाला आ है, उसको ही ऐनक अच्छा। वाला बोल देते हैं। ऐनक अच्छा। वाला अलग है, अनार वाला जो आ है वो आ बोल रहा हूं मैं, जिसको जयपुर अच्छा। के आसपास लोग उच्चारण में ए बोलते हैं। तो यहाँ अच्छा। पर सभी लोग सुनेंगे, और शंका हम्म। समाधान के रूप में अगला सत्र आपके बीच में आएगा, उस हम्म, समय आप अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे। अच्छा। तो यहाँ ऋण ठीक है। धन आ धन ऋणम, तो यहाँ पीछे जो सूत्र आया था रिवर्णे अर, अर्थात आ के सामने यानी कि अवर्ण के सामने, यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, अवर्ण। तो अवर्ण के सामने यदि रिवर्ण हो तो उसको अर आदेश होता है। अब यहाँ पर अरी लिखा जाएगा, अर सही बोलेंगे, यहाँ पर एर नहीं बोल सकते हैं आप, लेकिन अकेले आ को आप लोग ए बोल देते हैं। ये थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन जब उसके सामने कोई स्वर होता है या उसके सामने कोई व्यंजन होता है, तब उच्चारण सही होता है। अब यहाँ पर उच्चारण में आप क्या बोलेंगे, अर बोलेंगे, यहाँ पर एर नहीं बोलेंगे। लेकिन आ अकेला होता तो उसका उच्चारण थोड़ा सा जयपुर के आसपास में थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन वो आ बोलना है, आ माने अनार का आ। तो यहाँ पर जो ऋण धन आ धन ऋणम है, उसको अर आदेश कर दिया। 6 जगह जितने भी शब्द हमारे बीच में हैं उनमें आ है। उच्चारण स्थान आपका और हमारा परिवर्तित हो सकता है, लेकिन लिपि में तो ऋण है, तो ऋण के सामने ऋण है, यानी कि ऋणा में आ है। तो आ को जब निकाल के बाहर करेंगे तो उसको अर हो जाएगा, और सामने वाले ऋरी का लोप हो जाएगा। जब सामने वाले ऋरी का लोप हो गया, तो अब हमारी स्थिति है ऋण अर नम। अब ये स्थिति होने पर ये नया सूत्र हमारे बीच में आता है। जो शब्दों को आपने अलग किया है, उन्हीं शब्दों का नाम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। वे शब्द हैं ऋण प्रवशन, वत्सतर, कम्मल, दसाना, मृणे, रो, दीर्घा। यहाँ पर मृणे और रो के बीच में अवग्रह का एक चिन्ह है, खंडाकार का चिन्ह है, एस का चिन्ह है, जो यहाँ पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। मृणे रो, मृणे रो के बीच में यहाँ पर अवग्रह खंडाकार का चिन्ह लगता है, जो इस पीडीएफ फाइल में सभी जगह एक समस्या है कि जो अवग्रह अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है वो पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाया है। ये देखिए भैया जी ने आपके बीच में लगा दिया है, मृणे रो दीर्घा। तो यहाँ पर जो शब्द आए हुए हैं ऋण, पूर्व में ऋण होना चाहिए, तो 1 नंबर में ऋण था। फिर 2 नंबर पर प्रा होना चाहिए, तो प्रा ऋणम था। तीसरे नंबर पर बसन ऋण होना चाहिए, तो बसन के बाद ऋण था। चौथे नंबर पर वत्सतर, तो वत्सतर के बाद भी ऋण है। फिर कम्बल, तो कम्बल के सामने भी ऋण है। फिर उसके बाद में 10, 10 के बाद भी ऋण है। तो इन 6 शब्दों के बाद में जो ऋण है, एक एक शब्द का देखिए एंगल आपके बीच में आ रहा है कि ऋण प्रवशन, वत्सतर, कंबल, दसाना, मृणे, रो, दीर्घा। ये शब्द आपके सामने एंगल का आ रहा है। अब एक ऋण का रह गया है और एक 10 का एंगल और आना है। तो ये 6 एंगल आपके बीच में आ रहे हैं। ये शब्दों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऋण प्रवशन, वत्सतर, कम्बल, दसाना, मृणे, रो, दीर्घा। अर्थात इन शब्दों के सामने जो ऋण है, जहां पर आपने रिवर्णे अर सूत्र से अर आदेश किया है, उस अर के स्थान पर दीर्घ होता है। सूत्र कह रहा है ऋण के सामने ऋण हो, प्रा के सामने ऋण हो, वसन के सामने ऋण हो, कंबल के वत्सतर के सामने ऋण हो, और कम्बल के सामने ऋण हो, और 10 के सामने भी ऋण हो।
तो जो आपने रिवर्णे अर सूत्र से अर आदेश किया है, उस अर को दीर्घ करना है। दीर्घ माने आर करना है, अर को आर करना है। अब आर करने के बाद में आप चाहें तो रेफा क्रांत से दुत्त मसीटो वा सूत्र का प्रयोग करके सामने रहने वाला जो ना है उसको दुत्त कर सकते हैं। रेफा क्रांत से दुत्तो मसीटो वा, उससे आप उनको दुत्त कर सकते हैं, करना चाहें तो। और नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग दिए गए हैं, आपके सामने जो प्रयोग दर्शाए जा रहे हैं, वो केवल एक एक ही प्रयोग दर्शाया गया है। आप चाहें तो उसको डबल डबल बना सकते हैं। ऋणाणम, प्राणम, वसनार्णम, वत्सतरार्णम, कम्बलार्णम, दसार्णम, ये प्रयोग सिद्ध हो गए। अब सामने वाला ये प्रश्न करता है कि आपने रिवर्णे अर सूत्र लगाया और रिवर्णे अर लगाकर जो सामने वाला ऋणी था, जो ऋण का ऋण ऋणी था, उसका आपने लोप कर दिया है। और सूत्र कहता है कि जो ऋण है उस ऋण के अर को दीर्घ होता है। तो सामने वाला प्रश्न करता है अब यहाँ पर ऋण नहीं है, अब तो केवल ना बचा है, नम बचा है, ऋणी का तो लोप कर दिया है। तो उसके लिए एक परिभाषा है, एक देश विकृत मनन्यवत। एक देश विकृत मनन्यवत, ये परिभाषा जो लिखी हुई है, अर्थात जिसका एक देश भंग को प्राप्त हो गया है, एक देश खंडित हो गया है। अर्थात मान के चलो किसी का एक हाथ कट जाए, हाथ और पैर के कट जाने पर वे आदमी का नाम और स्थान और एड्रेस परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर ऋणम में से नम बचा है तो वे वही कहलाएगा। आगे दृष्टांत देते हैं, जैसे कि एक कुत्ता है, उस कुत्ते की पूंछ काट दिए जाए, कुत्ते के कान अलग कर दिए जाए, तो कान और पूंछ को अलग करने पर वो कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है। ना वो स्वा माने गधा होता है, गर्दवा नामा गधा होता है, और ना अश्वा माने घोड़ा होता है। जो कुत्ता है वो घोड़ा ही कुत्ता ही कहलाता है, ना वो गधा बन जाता है और ना घोड़ा बन जाता है। ऐसे ही जो नम में से ऋणम में से जो ऋणी का लोप किया है, तो सामने जो ऋणम लिखा हुआ है वह नम भी ऋणम कहलाएगा। तो ऋण होने के कारण ये सूत्र से अर को आर आदेश आपने कर दिया, तो बनेगा प्राणार्णम, ऋणार्णम, दशनार्णम। अब यहाँ पर एक एक रूप लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो रेफा क्रांत से दुत्त मसीटो वा, जो अगले सत्र में मैंने आपको समझाया था कि रेप से आक्रांत माने रा से सहित जो सामने वाला वर्ण होता है। अब सामने वाला कौन सा वर्ण हो, तो कहते हैं असिट। असिट का मतलब क्या होता है, कहते ऊपर सूत्र में बताया था 33 नंबर में, सिडीती सादया, जो सा 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 और हा है, ये चार जो वर्ण हैं उनको सिट कहते हैं। उनको छोड़कर जो शेष 29 व्यंजन हैं, उन 29 व्यंजनों को असिट कहते हैं। तो असिट वर्ण होने पर रेख के बाद, रा के बाद यदि कोई असिट वर्ण है, तो उनको यदि आप दुत्त करना चाहो, डबल करना चाहो, तो रेपा क्रांत से दुत्त मसीटो वा सूत्र से डबल कर सकते हैं। और नहीं करना चाहे तो कोई वाली बात नहीं है। तो यहाँ 6 शब्दों की सिद्धि हो गई। यदि आप एक अणा को और बनाना चाहें तो बनाकर आप लिख सकते हैं। तो ऋण प्रवसन वत्सतर दशाना मृणे रो दीर्घा, इस सूत्र के माध्यम से जो अर आदेश किया था को दीर्घ होकर आर प्रयोग होकर जोड़ देने पर, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से जोड़ देने पर ये शब्द जो आपके बीच में लिखे हुए हैं, ऋणार्णव, प्राणम, वसनार्णम, कम्बलार्णम,
दशार्णम, वत्सतरार्णम इत्यादि की सिद्धि हो जाती है। अब अगला सूत्र भी इसी प्रकार से है, उसके लिए हमारे बीच में दृष्टांत दिया जा, तो लिख लीजिए, शीत धन ऋता, दुख धन ऋता। जो नीचे की लाइन में लिखा हुआ है 34 नंबर के नीचे, शीत धन ऋता, दुख धन ऋता, उस शीत धन ऋता को आप अपने पास में कॉपी पर उतार लीजिए। अब शीत धन ऋता और दुख धन ऋता है, यहाँ पर भी वही है, शीत में आ है, जिसको आप कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 23 नंबर के सूत्र से अनतिक्रम्यन करेंगे, शीत आ धन ऋण, दुख धन आ धन ऋत, ये आपने उतार कर रख लिया। अब उतारने के बाद में इसका थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा, जब तक इसके अर्थ की ओर हम नहीं जाएंगे। यद्यपि अब जो शब्द और प्रयोग आपके बीच में आ रहा है, यद्यपि आप लोग व्याकरण जिन लोगों ने अभी पढ़ रहे हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं या व्याकरण जो जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब ये है कि जो अब चीज बताई जा रही है उसके विषय में सामने वाले अनभिज्ञ हैं, उसके विषय में वो जानते नहीं हैं। क्योंकि अब आगे जो शब्द आ रहा है, प्रयोग आ रहा है, शीत धन ऋता, अब इन दोनों के अर्थों को हम जानेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ आपको समझाने की कोशिश में करूंगा। क्योंकि जो सूत्र आपने नहीं पढ़े हैं, जो प्रयोग आपने नहीं पढ़े हैं, उन प्रयोगों का प्रयोग आचार्य भगवंत कर रहे हैं। तो शीत माने होता है ठंडा, ऋता माने होता है सहित, शीत से सहित, शीत से सहित। दुख, दुख माने दुख जानते ही हैं आप, ऋता माने सहित, दुख से ऋता माने सहित। तो सुख से सहित और दुख से सहित माने युक्त, माने दुख, शीत से दुखी, ऋता माने दुखी, और दुख से दुखी। जो शीत से माने ठंड से दुखी है या दुख से दुखी है, तो यहाँ दुख से और शीत से ऐसा जो शब्द अर्थ बताया जा रहा है, इसको आगे जो विभक्तियां आती हैं, आगे जो करण आते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, मंद का के की, अधिकरण में पे पर इत्यादि जो षट करण आते हैं, उन करणों के अंतर्गत यहाँ पर अपन बोल रहे हैं शीत से, दुख से। तो यहाँ पर से जो विभक्ति आ रही है, से जो चिन्ह बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि ये तृतीय विभक्ति का करण है, ये कारक कहलाते हैं, षट कारक के अंतर्गत चलता है। तो जो करण माने तृतीय विभक्ति है, उस तृतीय विभक्ति का चिन्ह से के द्वारा। तो यहाँ से बोला जा रहा है, शीत माने ठंड से, ऋता माने युक्त या दुखी, दुख से, ऋता माने सहित या दुखी, दुख से दुखी, शीत माने ठंड से दुखी। तो यहाँ जो तृतीय विभक्ति बताई जा रही है, उस तृतीय विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया है, अभाव हो गया है। क्योंकि समास जब होता है, दो शब्दों को जोड़कर जब बनाया जाता है, तो बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो यहाँ मेन शब्द था हमारे सामने, अगर अर्थ लगाएंगे तो बोलेंगे शीतेन, दुखेन, ऋता माने युक्त, तो ये संस्कृत वाक हो गई। लेकिन दुखेन, सुख, शीतेन, ये बात कहने पर जो टा विभक्ति तृतीया के कर्ण में आई थी, उसका लोप हो जाता है, अभाव हो जाता है समास के होने पर। तो यहाँ हमने केवल शीत धन ऋता ये शब्द है, तो इसमें ये मान के चलना है अपने को कि ये तृतीय तृतीय तत्पुरुष समास का भेद या दृष्टांत है। समास के नाम होते हैं अव्ययीभाव समास, नए समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे विकल्प आते हैं।
तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास का दृष्टांत है, यानी शीत से युक्त सहित। तो यहाँ पे शीत धन ऋता, दुख धन ऋता, इसको आपने अपनी कॉपी पर लिखा और शीत में से आ निकाला और दुख में से आ निकाला, और रिवर्णे अर सूत्र जो आपने पूर्व में पढ़ा है, ये गुण संधि का ही प्रसंग चल रहा है। तो रिवर्णे अर माने आ को अर होता है और सामने रहने वाला जो ऋण है उसका लोप हो जाता है, तो उसका लोप हो गया। अब क्या स्थिति है आपकी? शीत अर और ता, दुख अर धनता, ये दोनों जो दृष्टांत हैं वो तृतीय तत्पुरुष समास के हैं। इसलिए सूत्र आता है ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। ये कह रहा है कि सामने ऋत शब्द हो, कोई दूसरे शब्द नहीं होना चाहिए, केवल सामने ऋत शब्द होना चाहिए, और उसके पूर्व का जो पद है वे तृतीय समास से युक्त होना चाहिए। माने सामने ऋत हो और पूर्व का जो पद है वो तृतीय समास से युक्त होना चाहिए। तो तृतीय समास से युक्त भी है और सामने ऋत भी था। तो यहाँ पर जो अर आदेश आपने किया है उस अर को आर करता है, अर को आर करता है। जैसे ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशाना मृणेरो दीर्घा, उस सूत्र के द्वारा जैसे दीर्घ किया गया था, ऐसे यहाँ पर शीत के बाद जो अर है उसको आर हो जाएगा, दुख के बाद जो अर है उसको आर हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा सीतार्ता दुखार्ता। 25 नंबर का सूत्र लगा देंगे, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए, तो शब्द बन जाएगा सीतार्ता दुखार्ता। ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब सामने वाला प्रश्न करता है, भैया ये बताओ कि इसमें तृतीय तत्पुरुष समास का उल्लेख किया है, अगर केवल सामान्य समास हो तब क्या करना चाहिए? कहते सामान्य समास होगा तो दीर्घ भी नहीं होगा। कहते क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कहते तृतीय तत्पुरुष समास होगा तभी दीर्घ होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हमारे सामने स्थिति है, आप लिख लीजिए परम धन ऋता। अब यहाँ पर अपनी अपनी कॉपी पर आप लोग लिख लीजिए परम धन ऋता। अब इसका अर्थ पहले समझ लीजिए कि अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी दो शब्द जुड़ रहे हैं, परम और ऋता, इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को, दो शब्दों को जब जोड़ेंगे तो समास बनेगा, और समास बनने पर जो पूर्व पद की विभक्तियां हैं या आगे के पद की विभक्तियां, उनका लोप हो जाता है, अभाव हो जाता है। ये समास प्रकरण अपने आप में एक चैप्टर है, आगे का आने वाला है, बहुत आगे आएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको वजनदारी दे रहा है। तो यहाँ पर परम माने उत्कृष्ट, परम माने उत्कृष्ट, ऋता माने युक्त। जो परम और ऋता माने उत्कृष्ट है, यहाँ पर समास है, लेकिन उस समास का नाम है कर्मधारय समास। तो कर्मधारा समास तो है, लेकिन तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है। तो तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होने के कारण ऋते च तृतीय समासे सूत्र नहीं लगेगा। तो आप अपनी कॉपी पर लिखिए परम धन ऋता। अब आपने लिखा परम धन ऋता, अब इसका क्या करें, कैसे जाने, इसका विक्रय कैसे होगा? तो कर्मधारय समास में इसका विक्रय होता है परमश्चासौ ऋतश्च इति परमर्ता, अर्थात परम धन ऋता। अब आप अपनी कॉपी पर लिखिए परम धन ऋता और उसमें से आ का अनतिक्रम कीजिए परम आ ऋता। अब यहाँ पर 25 जो अभी रिवर्णे अर सूत्र आपके बीच में आया है, उससे जो परम के आ है उसको अर कीजिए, और जो ऋता का रा है, रिरी है, उस रिरी का लोप कर दीजिए। अब यहाँ पर पहली शर्त तो मिल रही है कि ऋता होना चाहिए, सामने वाला तृतीय च तृतीय
रिते, रित होना चाहिए, तो यहाँ पर रित शब्द भी है। और दूसरा भेद भी मिल रहा है कि समास से समास भी होना चाहिए, समास भी है, लेकिन समास का नाम लिखा हुआ है तृतीया समासे। तो यहाँ दो चीजें तो हैं, रिता रित भी सामने है और समास पद भी है, लेकिन समास कौन सा है? उसका नाम है कर्मधारय समास। और कौन सा समास नहीं है? तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है। इसलिए केवल रेवर्ण अर सूत्र से अर हो जाएगा और व्यंजन में स्वरम परवर्णम नए लगाएंगे और रेपस से ऊर्ध्वगमनम जो मेन परिभाषा है इति न्याय ने रेपस से ऊर्ध्वगमनम, तो बन जाएगा परमर्ता। परमर्ता का मतलब होता है सिद्ध भगवान, जो उत्कृष्ट सुख को प्राप्त हो चुके हैं, परमार्थ को प्राप्त हो चुके हैं, उनको कहते हैं परमर्ता। तो यहाँ पर ऋत शब्द भी था, समास भी था, लेकिन तृतीय तत्पुरुष समास का नाम उल्लेखित होने के कारण इसको दीर्घ आर नहीं हुआ, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये गुण संधि का जो प्रसंग आपके बीच में चल रहा है, इस एक सूत्र और बचा हुआ है जो हमारी इस पीडीएफ फाइल के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आ पाया है। सूत्र है 36 नंबर का, लिवर्णे अल। लिवर्णे अल, जैसे पूर्व में आ अवर्ण और अवर्ण के सामने रिवर्ण था, उस रिवर्ण के होने पर यहाँ पर अपन रिवर्ण अर से अर कर रहे थे, वहां पर अल होगा, जो इस पीडीएफ फाइल में यहाँ पर वो 36 नंबर का सूत्र नहीं है, क्योंकि 35 के बाद सीधा 37 आ गया है। तो शब्द हमारे बीच में यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति हमारे बीच में जरूर लिखी हुई है, तब धन लिखा रहा। ये कच्ची स्थिति है, लिख लीजिए, तब धन लिखा रहा। और अगला प्रयोग है सा धन रिकार में। ये दोनों प्रयोग हमारे लिए हैं, तब धन रिका रहा और सा धन लिकारेण। अब इसका अनतिक्रमण करेंगे तो तब धन आ धन लिकारा, और अगला प्रयोग सात धन आ धन लिकारेण। तो यहाँ पर अगला जो सूत्र है गुण संधि का एक भेद, उसका नाम है रिवर लिवर्णे अल। जैसे रिवर्णे अर था, वो लिवर्णे अल है, माने अवर्ण के स्थान पर अल होता है, लिवर्ण का लोप हो जाता है। तो यह आप अपनी कॉपी पर करेंगे तो यहाँ पर जो आ है, तब का आ है, उसको अल हो जाएगा, और जो लिवर लिकार का जो लिरी है उसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा तवल कारा। और अगला सूत्र है तो बनेगा सलकारिणे। इस प्रकार से ये गुण संधि का प्रयोग चैप्टर अधिकार पूरा हुआ। आपने दीर्घ संधि के बारे में जाना और गुण संधि के बारे में जाना। अब अगले सत्रों में वृद्धि संधि संबंधी प्रसंग अध्याय आपके बीच में प्रारंभ होगा। अगले सत्र तक के लिए हम आपसे अनुमति आज्ञा चाहते हैं। सभी को वंदना, सभी को यथा योग अभिवादन, सभी को जय जिनेन्द्र, वंदना, जय जिनेन्द्र।